Dear student, in drawing, today we will discuss about the theory of drawing, as well also we try to understand what is the drawing curve and what are the various phases involving drawing curve. To start with the drawing curve, so if we see, the drawing is a mass transfer operation consisting the removal of water or another solvent by using heat. ठीक है, तो ड्राइंग कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि ड्राइंग एक मास ट्रांसफ़र है. इसमें इसको मास ट्रांसफ़र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक अमाउंट, एक मास ट्रांसफ़र होता है. यानी हमारे पास कोई मटेरियल है अगर हमारे पास, प्लस वाटर है अगर इसमें पास, और ये वाटर 10 ग्राम है अगर, तो जब आपने हीट अप्लाई किया तो ये वाटर जो है आपके मटेरियल से 10 ग्राम क्या होता है, वेपर के फॉर्म में रिमूव होता है. तो ये जो 10 ग्राम है, हो सकता हो कि वेपर के फॉर्म में 8 ग्राम रिमूव हो जाए, या हो सकता है 10 ग्राम रिमूव हो जाए. तो ये जो वेपर रिमूव हो रहा है ये मास ट्रांसफ़र, इसलिए इसको कहा जाता है मास ट्रांसफ़र. और ड्राइंग में रिमूवल ऑफ वाटर होता है, यानी वाटर या किसी भी सॉल्वेंट को हम लोग रिमूव करते हैं. तो देखा जाए कि किसी भी वेट सॉलिड की बात की, इन वेट सॉलिड वाटर में बी प्रेजेंटेड एज बाउंड वाटर और अनबाउंड वाटर. यानी हम कोई भी वेट सॉलिड लें तो उसमें वाटर या तो बाउंड फॉर्म में होगा या तो अनबाउंड फॉर्म में होगा. अब ये बाउंड अनबाउंड क्या है इसको देखते हैं. तो देखिए, बाउंड वाटर में क्या कहा गया कि मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर मॉइस्चर हेल्ड बाय द मटेरियल that exert an equilibrium vapor pressure less than pure water at the same temperature. तो बाउंड वाटर को हम लोग अटैच्ड वाटर भी कहते हैं. ये क्या होता है, मॉलिक्यूल से या मटेरियल से अटैच्ड होता है. जैसे आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, एलएम का फार्मूला अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, लास्ट में लिखा रहता है 24S2 K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2. इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा फेरस सल्फेट इंटू 5H2O. तो ये जो H2O लिखा गया है, दे आर अटैच्ड विद द मटेरियल्स. ये मटेरियल के साथ क्या अटैच्ड है, तो इनको कहा गया बाउंड वाटर. अब बाउंड वाटर में कहा गया कि जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर वाटर के क्या होगा, वेपर प्रेशर के कम होगा, लेस देन प्योर वाटर. यानी अगर आपके पास कोई इस तरह का मटेरियल है और उस मटेरियल में अगर हम बात करें, मटेरियल है अगर इधर 5H2O है और आपने प्योर वाटर भी लिया है जिसमें 5H2O है, यानी ये भी एक वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा और ये भी क्या करेगा, वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा. लेकिन यहाँ कहा गया कि मटेरियल दैट एक्सर्ट एन इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर लेस देन प्योर वाटर, यानी इसका जो वेपर 5H2 इधर भी है, 5H2 इधर भी है, लेकिन इसका जो वेपर प्रेशर है 5H2 यानी प्योर वाटर के वेपर प्रेशर से क्या होगा, कम होगा. ठीक है, तो बाउंड वाटर और अटैच्ड वाटर इज एक्सट्रीमली थिन लेयर ऑफ वाटर सराउंडिंग द मिनरल सरफेस. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास कोई हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, तो कहा गया वाटर इन किन में होगा, फाइन कैपिलरीज में हो सकता है, सेल एंड फाइबर्स में हो सकता है, फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन भी हो सकता है. ठीक है, कंटेन बाउंड वाटर, क्या कंटेन किया होगा, बाउंड वाटर होगा इनमें. और कंडीशन क्या जनरेट हुई, वेपर प्रेशर ऑफ वेट सॉलिड, जो वेट सॉलिड है लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर. यानी यहाँ पे जो भी मटेरियल में वाटर होगा, उस वाटर का जो भी वेपर प्रेशर होगा आपके प्योर वाटर, जो प्योर वाटर आप लेंगे उसके वेपर प्रेशर से क्या होगा, कम होगा. तो यहाँ पे यही लिखा गया, वेपर प्रेशर ऑफ वेट सॉलिड लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इन केस ऑफ बाउंड वाटर. तो जब भी बाउंड वाटर की बात करेंगे तो बाउंड वाटर में यही कहा गया कि जो बाउंड वाटर है उसका वेपर प्रेशर आपके प्योर वाटर वेपर प्रेशर के कम होगा. ठीक है, अब देखा जाए अनबाउंड वाटर क्या है. तो अनबाउंड वाटर में देखिए कहा गया कि अनबाउंड वाटर क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर या मॉइस्चर हेल्ड बाय द मटेरियल दैट एक्सर्ट एन इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर इक्वल टू प्योर वाटर. क्लियर. अब यहाँ पे जो मटेरियल आपने लिया, इसमें जो वाटर है और जो आपका प्योर वाटर है, ठीक, इन दोनों का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, इक्वल होगा.
ये अनबाउंड वाटर की बात होगी। इसलिए अनबाउंड वाटर को कहा भी कहा जाता है अनअटैचेबल वाटर, यानी वैसा वाटर जो आपके मॉलिक्यूल से अटैच नहीं है। ठीक है, तो अनबाउंड वाटर और अनअटैच्ड वाटर इज फ्रीली अवेलेबल मॉइस्चर, यानी अनबाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, अनअटैच्ड वाटर, जो कि क्या है, फ्रीली अवेलेबल है मॉइस्चर। ठीक, अब इसमें देखा जाए कि कहा गया नॉन हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल जो होते हैं वाटर इन वाइड स्पेस, यानी ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इस तरह के, इनके मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, इनमें ये मॉइस्चर इस तरह से होते हैं, स्पेस में मॉइस्चर्स होते हैं, और ये कंटेन है अनबाउंड वाटर, यानी ये फ्री वाटर है हमारे, जो फ्रीली क्या होंगे, अवेलेबल हैं। और इसका कंडीशन क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ वेट सॉलिड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, यानी यहाँ जो वेपर प्रेशर वेट सॉलिड का है वो आपके वेपर प्रेशर प्योर वाटर के बराबर होगा। तो आई थिंक सो क्लियर हो गया अनबाउंड वाटर एंड बाउंड वाटर। जब भी बाउंड वाटर की बात करो तो बाउंड में आपको इतना याद रखना है कि आपका जो मटेरियल का वेपर प्रेशर है वो आपके प्योर वाटर, अगर आप लें, प्योर वाटर के वेपर प्रेशर से कम होगा। लेकिन जब अनबाउंड वाटर की आप बात करेंगे, जिसको फ्रीली अवेलेबल भी कहा जाता है, अनअटैच्ड वाटर भी कहा जाता है, इसका जो वेपर प्रेशर है आपके प्योर वाटर के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। तो ये बाउंड वाटर हो गया और अनबाउंड वाटर हो गया। अब देखा जाए इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, ईएमसी इसको कहा जाता है। इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट में कहा गया अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉलिड which exert vapor pressure equal to vapor pressure of atmosphere surrounding it। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉलिड, यानी आपके मटेरियल में जो वाटर है, ठीक, ये वाटर क्या क्रिएट करेगा, वेपर प्रेशर। ये हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपके मटेरियल में जो भी वाटर होगा दे कैन क्रिएट अ वेपर प्रेशर। ये जो वेपर प्रेशर है ये इक्वल होगा किसके, जो एटमॉस्फेयर में आपका जो वाटर है उसका जो वेपर प्रेशर होगा आपके मटेरियल के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, ईएमसी, यानी अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉलिड विच एक्सर्ट वेपर प्रेशर इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी मटेरियल इज नाइदर गेनिंग नॉर लूजिंग मॉइस्चर। अब जब की बात करते हैं हम लोग, रिमूविंग की बात करते हैं कि अगर किस कंडीशन में, ठीक है, तो मटेरियल नाइदर गेनिंग नॉर लूजिंग द मॉइस्चर, यानी हमारा जो मटेरियल है इसमें मॉइस्चर है इस तरह से। ठीक, अब ये एटमॉस्फेयर है आपका, तो दो कंडीशन जनरेट होती है, या तो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर गेन होगा या तो मटेरियल मॉइस्चर को लूज करेगा। ये लूज हुआ, ये गेन करेगा। लेकिन जब ईएमसी कंडीशन होती है, इक्विलिब्रियम होता है, उस कंडीशन में ना तो गेन होगा और ना ही लूज होगा, यानी मटेरियल ना तो वाटर को गेन करेगा ना मटेरियल को एब्सॉर्ब करे, मतलब मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करेगा। तो द वैल्यू ऑफ ईएमसी डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर ऑफ द एयर। किसी भी मटेरियल की ईएमसी जो डिपेंड करती है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, यानी एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी क्या है, ठीक, और आपके टेम्परेचर जो एयर का टेम्परेचर क्या है, एंड आल्सो मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो कहा गया वेपर प्रेशर ऑफ वेट मास इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड ईएमसी, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। यानी इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट में ये बात दिमाग में रखने वाली है कि न ये मॉइस्चर को गेन करेगा न ही मॉइस्चर को लूज करेगा या रिमूव करेगा। तो देखा जाए कि इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट में रिमूवल एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉलिड डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। तो ये दो तरह के कंडीशंस आपको मिलेंगे। अगर आप देखें तो कहा गया वाटर जो रिमूव हो रहा है, जो एब्जॉर्ब हो रहा है वाटर फ्रॉम सॉलिड डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, और ये दो तरह के हैं, डिजॉर्प्शन एंड सॉर्प्शन। तो अभी मैंने आपसे कहा ईएमसी में कि हमारे पास क्या है, ये अगर ईएमसी कंडीशन है तो ना ये लूज करेगा यानी रिमूव करेगा, ना ये गेन करेगा। तो लूज भी नहीं होगा, गेन भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों का वेपर प्रेशर क्या है, बराबर है एटमॉस्फेयर के। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि अगर
कंडीशन जनरेट हुई कि डिजॉर्प्शन एंड सॉर्प्शन कब, मतलब रिमूवल और एब्जॉर्प्शन, वाटर रिमूव कब हो रहा है और एब्जॉर्ब कब हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखें हमारे पास एक मटेरियल है, ठीक, और ये हमारा एटमॉस्फेयर है और ये भी एटमॉस्फेयर है। ठीक, अब मॉइस्चर का मूवमेंट कैसे होगा, तो इन जनरल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कोई दो सिस्टम है, इधर अगर मॉइस्चर कहा गया, मॉइस्चर जो है हाई है और इधर अगर मॉइस्चर लो है, तो आप सब लोगों को पता है कि जो भी मूवमेंट होता है वो किधर होता है, हायर से लोअर की तरफ होगा, और तब तक होगा जब तक कि इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होगा मॉइस्चर हाई टू लो, तो यही कंडीशन यहाँ पे भी अप्लीकेबल होगा। अगर हमारा मटेरियल है तो कहा गया कि लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी क्या है, कम है। एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी क्या है, कम है, यानी यहाँ पे मॉइस्चर कम है, तो यहाँ पे कम है तो मटेरियल में क्या है, ज्यादा। इस कंडीशन में मॉइस्चर क्या होगा, लॉस होगा, तो यहाँ से मॉइस्चर कहाँ निकल के जा रहा है, एटमॉस्फेयर में जा रहा है। ठीक, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कही गई कि एटमॉस्फेयर में हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, यानी अब इस कंडीशन में हमारे पास मॉइस्चर क्या है, ज्यादा है, तो अगर यहाँ ज्यादा है तो मटेरियल में क्या होगा, कम है। अब कम है तो मटेरियल क्या करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, यानी क्या करेगा, गेन करेगा। तो एक कंडीशन है आपके पास कि अगर मटेरियल, क्या मॉइस्चर आपके रिलेटिव ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर से ज्यादा है, अगर एटमॉस्फेयर से ज्यादा है तो फिर लूज करेगा, अगर एटमॉस्फेयर से कम है तो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो ये कंडीशन जनरेट हुई आपकी डिजॉर्प्शन एंड सॉर्प्शन की। आप ये कंडीशन होगी आपके एटमॉस्फेयर के रिलेटिव ह्यूमिडिटी एज वेल एज मटेरियल के रिलेटिव ह्यूमिडिटी से, यानी अगर मटेरियल में मॉइस्चर कम है तो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर लेगा, अगर मटेरियल में मॉइस्चर ज्यादा है तो एटमॉस्फेयर को देगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखें कि विंटर में, अगर आप देखें विंटर जब होता है, ठंडक में स्किन क्या होती है, देखिए ड्राई होगी स्किन ड्राइनेस अगर आप देखें तो स्किन पे स्कार्स भी बनते हैं। ये ड्राई क्यों हुआ, क्योंकि विंटर सीजन में क्या होता है, हमारे एयर में ह्यूमिडिटी की कमी हो जाती है, ह्यूमिडिटी कम होता है। अब ह्यूमिडिटी कम है तो जो स्किन में मॉइस्चर है, स्किन में मॉइस्चर ज्यादा है, एयर में कम है, तो स्किन से मॉइस्चर कहाँ चला गया, एयर में। अब जब ये स्किन से मॉइस्चर एयर में गया तो ये जो अब मॉइस्चर कम होगा तो स्किन बिकम ड्राई, और आपकी स्किन क्या हो गई, ड्राई, और ड्राई हो गई, इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्रीम वगैरह यूज करते हैं, जैसे क्रीम। और क्रीम क्या करता है, इम्परमेबियस लेयर बनाता है ताकि मॉइस्चर का लॉस ना हो। तो ये कंडीशंस होती है कि अगर आपका पास कोई भी मटेरियल हो, ये मटेरियल है, अगर ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम है तो मटेरियल लॉस करेगा, और अगर आपके एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो मटेरियल क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो कंडीशन सेम है, हायर टू लोअर का मूवमेंट आपको याद रखना है, जिधर मॉइस्चर ज़्यादा होगा वो कम की तरफ ऑटोमेटिक क्या करेगा, मूव करेगा। तो इन्हीं कंडीशन में देखा जाए डिजॉर्प्शन क्या है और सॉर्प्शन क्या है। तो डिजॉर्प्शन को कहा गया रिमूवल ऑफ वाटर मॉइस्चर व्हेन सॉलिड कंटेनिंग मॉइस्चर मोर देन ईएमसी। इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट से ज्यादा अगर मॉइस्चर है तो क्या करेगा, मॉइस्चर को रिमूव करेगा। तो यही कंडीशन दिया गया, एयर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, फ्लो ओवर मटेरियल, मॉइस्चर ऑफ सॉलिड। अब देखो मॉइस्चर ऑफ सॉलिड ज्यादा है ईएमसी ऑफ सॉलिड से, ठीक है, तो मटेरियल क्या होगा, लूज द वाटर, इसी को कहते हैं डिजॉर्प्शन। तो यानी यहाँ पे वेट मास है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कम है, तो यहाँ से आपका मॉइस्चर क्या होगा, रिलीज होगा, और जो मॉइस्चर रिलीज हो रहा है इसी को हम लोग कहते हैं डिजॉर्प्शन। ठीक है, क्लियर है। तो एयर है, हम लोग एयर है हमारे पास जिसका टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है, इसको हमने क्या किया, मटेरियल के ऊपर फ्लो करा, यहाँ से एयर फ्लो हो रहा है, इस तरह से ये हमारा एयर फ्लो हो रहा है। ठीक, एयर में क्या है कि आपका जो मॉइस्चर है एयर में वो कम है, तो यहाँ पे लिखा गया मॉइस्चर ऑफ सॉलिड, यानी ये जो सॉलिड है इसमें मॉइस्चर ज्यादा है, इसमें मॉइस्चर क्या है, ज्यादा है,
तो अब इसमें ज्यादा है तो कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर में। तो वही है, एटमॉस्फेयर में जाने को क्या कहेंगे, रिमूवल या लूज। तो ये मटेरियल लूज कर रहा है वाटर को, इसी को हम लोग कह रहे हैं डिसॉर्प्शन। ठीक है, सॉर्प्शन क्या होगा, सॉर्प्शन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा, मॉइस्चर व्हेन सॉलिड कंटेनिंग मॉइस्चर लेस देन ईएमसी, यानी सॉलिड में इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट से कम मॉइस्चर है तो ये वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अभी मैंने आपको बताया, तो एयर है, फिर इसको फ्लो कराएंगे ओवर द मटेरियल, मॉइस्चर सॉलिड, अब ये कम है यानी ईएमसी ऑफ सॉलिड। ठीक है, मॉइस्चर ऑफ सॉलिड में कम है एज कम्पेयर टू ईएमसी ऑफ सॉलिड, तो मटेरियल एब्जॉर्ब करेगा वाटर, इसी को कहेंगे सॉर्प्शन। ठीक, अब यहाँ पे भी आपने एयर फ्लो कराया इस तरह से। अब एयर जब आपने फ्लो कराया तो एयर में तो चलो ह्यूमिडिटी आपने कहा ठीक है वही है जो आपका है, लेकिन यहाँ पे आपने कहा कि ह्यूमिडिटी क्या है, मॉइस्चर कम है। तो कम है, जब मॉइस्चर कम है तो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, तो मॉइस्चर एब्सॉर्ब हो, मटेरियल द्वारा एब्सॉर्ब किया जाए फ्रॉम एटमॉस्फेयर, दिस इज कॉल्ड सॉर्प्शन। और अगर मटेरियल रिलीव किया जाए, रिमूव किया जाए फ्रॉम द मटेरियल इन एटमॉस्फेयर, तो उसको कहेंगे डिसॉर्प्शन। अब देखा जाए मेजरमेंट ऑफ ईएमसी, अगर हमें मेजर करना हो तो कैसे मेजरमेंट करेंगे, सॉलिड सैंपल एक्सपोज टू सेवरल ह्यूमिडिटी कंडीशन। ठीक है, एक्सपोजर इज कंटिन्यू अंटिल द मटेरियल अटेंड कांस्टेंट वेट एंड दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन। यानी यहाँ ये कहा गया कि हमारे पास इस तरह से हम कोई कंटेनर में अपने मटेरियल्स को लेंगे और इसको ह्यूमिडिटी कंडीशन में प्लेस्ड करेंगे, और प्लेस करने के बाद एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे इसका वेट लेंगे। वेट लेंगे तो क्या होगा, या तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब होगा या तो गेन होगा, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। अब ये जो मॉइस्चर गेन और एब्जॉर्ब होगा तो उस कंडीशन में वेट हमारा क्या होगा, चेंज होगा। ठीक, और हम तब तक वेट लेते रहेंगे जब तक कि कांस्टेंट वेट ना आ जाए। कांस्टेंट वेट आने का मतलब ये है कि मटेरियल ना तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है ना ही मॉइस्चर को गेन कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम में आपने क्या कहते हैं कि आपका जो मटेरियल है और जो एटमॉस्फेयर है, इसका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। जब वेपर प्रेशर बराबर हो गया तो ना मॉइस्चर एब्जॉर्ब होगा ना गेन होगा, और इस कंडीशन में जो वेट होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। टेक द डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेट गिव मॉइस्चर कंटेंट, यहाँ से हमको मॉइस्चर कंटेंट मिलेगा। तो मॉइस्चर कंटेंट का देखा जाए फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट निकालना है। तो वेट ऑफ वाटर इन सैंपल, आपके सैंपल में कितना वाटर का वेट है, और वेट ऑफ ड्राई सैंपल, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू हैव गॉट मॉइस्चर कंटेंट। एलओडी अगर देखा जाए लॉस ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना हो, परसेंटेज लॉस ऑन ड्राइंग, तो वेट ऑफ वाटर इन सैंपल एंड टोटल वेट ऑफ वेट सैंपल मल्टीप्लाई बाई 100। और एलओडी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर एलओडी हमें निकालना है तो ईएमसी का मेजरमेंट हो गया। एलओडी में हम क्या लेते हैं कि अपने पाउडर को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से पाउडर लेते हैं और इसको हम लोग ड्राई करते हैं। ठीक, ड्राई करते हैं, और ड्राई तब तक करेंगे जब तक कि इसका वेट कांस्टेंट ना हो जाए। यहाँ भी कांस्टेंट वेट तक करेंगे। ठीक, लेकिन एलओडी और ईएमसी में क्या फर्क है, ईएमसी में ह्यूमिडिटी आपने दिया, ह्यूमिडिटी दिया, और यहाँ पे आपने एयर दिया, तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो वेट है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और तब तक करते रहेंगे जब तक कि पूरी तरह से आपका वेट कांस्टेंट ना आ जाए। तो एप्लीकेशन क्या है, इट्स हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के लिए मेजरमेंट ऑफ ईएमसी की रिक्वायरमेंट होती है, मॉइस्चर कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और लॉस ऑन ड्राइंग की भी रिक्वायरमेंट होती है। अब देखा जाए फैक्टर क्या क्या है आपके जो ईएमसी को अफेक्ट करते हैं। नेचर ऑफ मटेरियल आपने देखा पहला, तो नेचर ऑफ मटेरियल का देखा जाए नॉन पोरस इनसॉल्युबल मटेरियल हैविंग प्रैक्टिकली जीरो ईएमसी, नॉन पोरस जिसमें पोर्स ही नहीं है, और इनसॉल्युबल मटेरियल है जो वाटर में सॉल्युबलाइज ही नहीं हो रहा है, तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। जब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो उसका ईएमसी क्या होगा, जीरो होगा। फाइब्रस एंड कोलोइडल ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैज वेरिएबल ईएमसी, डिपेंड करेगा कि पोरेसिटी कितनी है उसकी। पोरस सॉलिड हैविंग हायर एंड वेरिएबल ईएमसी, अगर पोरस सॉलिड हमारे पास है जिसमें पोर्स ज़्यादा हैं तो उस कंडीशन में उसकी ईएमसी बहुत वेरी करती है। नेचर ऑफ एयर का देखा जाए एयर विथ जीरो ह्यूमिडिटी, अगर एयर में ह्यूमिडिटी है ही नहीं है तो ईएमसी भी क्या होगा, जीरो होगा। एज टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीजेस, हम टेम्परेचर एयर का इंक्रीज करते हैं तो ईएमसी ऑफ सॉलिड भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। फ्री मॉइस्चर कंटेंट की बात करें तो फ्री मॉइस्चर कंटेंट इज अमाउंट ऑफ वाटर इज फ्री
ईजी टू इवोपरेट फ्रॉम द सॉलिड, यानी वो वाटर जो आसानी से क्या हो, इवोपरेट हो जाए, इसी को हम लोग कहते हैं फ्री मॉइस्चर, यानी फ्री मॉइस्चर कंटेंट। तो देखा जाए फ्री मॉइस्चर कंटेंट में जो टोटल वाटर कंटेंट होगा उसमें से ईएमसी को माइनस कर दो, क्योंकि ईएमसी कंडीशन जब आ जाएगी, ईएमसी कंडीशन आएगी, इस कंडीशन में ना तो मॉइस्चर रिमूव होगा ना ही गेन होगा। तो अब मॉइस्चर यहाँ से ना रिलीज हो रहा है ना एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसमें से ईएमसी अगर हटाने के बाद जो मॉइस्चर हट गया, उस जो मॉइस्चर रिमूव हो रहा है, उस वही आपने टोटल वाटर कंटेंट जब ईएमसी में जब माइनस किया तो आपको क्या मिल गया, फ्री मॉइस्चर कंटेंट। अब बात करेंगे ड्राइंग कर्व की बात करें तो देखा ड्राइंग कर्व क्या, इट इज अ ग्राफ बिटवीन फ्री मॉइस्चर कंटेंट ऑन एक्स एक्सिस एंड ड्राइंग रेट, ठीक है। इट्स रिप्रेजेंट डिफरेंट चेंजेस ड्यूरिंग द ड्राइंग, ठीक है। मेथड में देखा जाए रेट ऑफ ड्राइंग ऑफ सैंपल कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग वेट द मटेरियल एंड प्लेस इन ड्राइंग कैबिनेट, ठीक है। तो ड्राइंग कर्व हम लोग लेंगे, यानी हम एक मटेरियल्स लेते हैं और उसको फिर हम लोग वेट करने के बाद इसको ड्राई करते हैं, और ड्राई करने के बाद रेट ऑफ ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं, और रेट ऑफ ड्राइंग कैलकुलेट करने के बाद फ्री मॉइस्चर कंटेंट हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के बाद देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो देखा जाए टिपिकल ड्राइंग साइकिल सोन द फॉलोइंग फेजेस, वो फेजेस कौन कौन से हैं, 4 फेजेस आपको मिलेंगे, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। तो देखा जाए फेजेस क्या हैं, अगर हम देखें तो फेज 1 है हमारे पास जिसको इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड कहते हैं, फेज 2 कांस्टेंट रेट पीरियड कहते हैं, फेज 3 फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड कहते हैं, एंड फेज 4 सेकेंड फॉलिंग रेट पीरियड कहते हैं। तो ये चीज़ आपको एकदम लर्न होनी चाहिए, ड्राइंग कर्व के चारों फेजेस आपको याद होने चाहिए, फेज 1, 2, 3, 4, ठीक है। और ये नाम याद होना चाहिए, फेज 1 को इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड, सेकेंड को कांस्टेंट रेट पीरियड, थर्ड को फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड एंड फोर्थ को सेकेंड फॉलिंग रेट पीरियड। ये ग्राफ आपको इस तरह से मिलेगा, ये मॉइस्चर कंटेंट और रेट ऑफ ड्राइंग के बीच ग्राफ ड्रॉ किया गया है। तो ये किया गया रेट ऑफ ड्राइंग और ये मॉइस्चर कंटेंट, जब ग्राफ प्लॉट किया गया तो देखा गया कुछ इस तरह से ग्राफ मिला आपको, ये इस तरह से भी होता है, ये ग्राफ मिला इस तरह से। तो ये इसको हम लोग कहते हैं फेज फर्स्ट, इसको कहते हैं फेज सेकंड, ये यहाँ जो एरिया है इसको फेज थर्ड, इसको फेज 4। तो फेज फर्स्ट यही हमारा इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड है, ये कांस्टेंट है जहाँ पे रेट ऑफ ड्राइंग कांस्टेंट हो गई, ये फर्स्ट फॉलिंग है और ये सेकंड, और क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। तो इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे हम लोग। तो फेज फर्स्ट में चलते हैं, इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड ए टू बी, यानी ए से बी तक को हम लोग कहते हैं इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड। और वेट मटेरियल व्हेन केप्ट फॉर द ड्राइंग, अगर हम कोई भी वेट मटेरियल को ड्राइंग के लिए रखते हैं, इट बिंग्स टू एब्जॉर्ब द हीट एंड द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल इंक्रीजेस, ठीक। तो आप कह रहे हैं इट बिंग्स टू एब्जॉर्ब द हीट एंड टेम्परेचर ऑफ मटेरियल इंक्रीजेस, तो स्टार्टिंग में ही होता है। अगर आपके पास कोई इस तरह का मटेरियल है, आप जैसे इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा और इसका टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मॉइस्चर बिगिंस टू इवोपरेट एंड दस कूल्स द ड्राइंग सॉलिड। अब यहाँ पे मॉइस्चर बिगिंस टू इवोपरेट, यहाँ पे मॉइस्चर क्या स्टार्ट किया इवोपरेट होने के लिए। मॉइस्चर जब इवोपरेट होगा तो आप लोगों को पता है कि कोई चीज जब सरफेस को छोड़ के जाता है तो उसकी एनर्जी लॉस होती है, जब लॉस होगी तो आपको कूल्स द ड्राइंग सॉलिड, यानी ड्राइंग का टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। आफ्टर पीरियड ऑफ इनिशियल एडजस्टमेंट द रेट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग बिकम इक्वल, ठीक है। इनिशियल एडजस्टमेंट के बाद जो रेट ऑफ हीटिंग है, ठीक, इक्वल होगा रेट ऑफ कूलिंग के, ठीक। एंड द टेम्परेचर ऑफ ड्राइंग मटेरियल रीच वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ द ड्राइंग एयर। तो इस कंडीशन में रेट ऑफ हीटिंग एंड रेट ऑफ कूलिंग क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी आई। अगर आप देखें तो हॉट एयर आपने इसको सप्लाई किया, जब हॉट एयर आपने सप्लाई किया तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो यहाँ से मॉइस्चर रिमूव हुआ, और ये जो मॉइस्चर रिमूव हुआ इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, इवोपरेशन।
और जब इवापोरेशन हो रहा है तो एनर्जी लूज हो रही है, इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, फेज 2 में देखा जाए क्या है, कांस्टेंट रेट पीरियड है। ड्यूरिंग दिस पीरियड रेट इज कंटिन्यूअस लिक्विड फिल्म ओवर द सरफेस ऑफ सॉलिड। ठीक है, evaporation from the film proceed as a constant rate. Surface moisture is continuously replaced by underlying moisture by diffusion method. As long as the delivery of water from the interior of material is sufficient to keep the surface completely wet and the drying rate remain constant. ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें कंडीशन, यहाँ पे पहला क्या है, ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर इज अ कंटिन्यूअस लिक्विड फिल्म ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड। अब अगर आप देखें यहाँ पे मॉइस्चर जो भी होगा आपका इस तरह से, ये एक फिल्म ऐसे बना लेगा ऐसे सरफेस पे। ठीक, बन गया। इवापोरेशन फ्रॉम द फिल्म प्रोसीड एट कांस्टेंट रेट। अब यहाँ पे इवापोरेशन होने लगा। सरफेस ऑफ द मॉइस्चर कंटिन्यूसली रिप्लेस बाय द अंडरलाइंग मॉइस्चर बाय द डिफ्यूजन मेथड। अब इसका क्या मतलब हो गया कि अगर आपने ये जो सिस्टम लिया है, ये मटेरियल है आपके पास, इसमें मॉइस्चर है इस तरह से, ये मॉइस्चर है, तो सबसे पहले कौन सा मॉइस्चर रिमूव होगा, ये जो सरफेस का मॉइस्चर रिमूव हो गया। जब सरफेस का मॉइस्चर रिमूव हुआ, ये गया, तो इसके नीचे जो ये सेकंड नंबर पे है, ये थर्ड नंबर पे, ये क्या है, फोर्थ नंबर पे। तो जब ये रिमूव होके जाएगा तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर, फिर ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर, फिर सेकंड वाला रिमूव होगा तो यहाँ पे आएगा थर्ड और फिर आ जाएगा फोर्थ। यानी ये जो अंडरलाइंग जो मॉइस्चर है, जो इसके नीचे का जो मॉइस्चर है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और ये किस वजह से जा रहा है, डिफ्यूजन सिस्टम से। ठीक है, तो ये कहा गया सरफेस ऑफ मॉइस्चर कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड हो रहे हैं बाय द अंडरलाइंग मॉइस्चर बाय डिफ्यूजन मेथड एज लॉन्ग एज द डिलीवरी ऑफ वाटर फ्रॉम द इंटीरियर मटेरियल इज सफिशिएंट टू कीप द सरफेस कंप्लीटली वेट एंड द ड्राइंग रेट रिमेन कांस्टेंट। यानी जो सरफेस है इसका हमेशा मॉइस्चर आ रहा है इसके ऊपर सरफेस पे। अब जब सरफेस पे मॉइस्चर आ रहा है तो ये सरफेस हमेशा क्या बना हुआ है, वेट। और जब वेट बना हुआ है तो यहाँ से मॉइस्चर एक कांस्टेंट रेट से रिमूव हो रहा है, तो जो हमारा ड्राइंग रेट है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी यहाँ का जो मॉलिक्यूल है सरफेस पे आ रहा है, इसी को डिफ्यूजन कह रहे हैं, और यहाँ का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। यानी एक मॉलिक्यूल जैसे रिमूव हुआ, एक मॉलिक्यूल फिर सरफेस पे आ गया, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड रेट ऑफ इवापोरेशन क्या है, बराबर है। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड रेट ऑफ इवापोरेशन बराबर है, तो इस कंडीशन में हमारा जो रेट ऑफ ड्राइंग है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो सेगमेंट है यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं मिल रहा है। जितना वाटर सरफेस से रिमूव हो रहा है उतना वाटर इसके नीचे से सरफेस पे आ जा रहा है। ठीक है, क्लियर है, कांस्टेंट रेट कैसे हो रहा है। अब देखा जाए फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड C2D जो चलेगा, ठीक, फर्स्ट फॉलिंग रेट देखा जाए तो ड्राई स्पॉट बिगिंस टू फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द मटेरियल। अब ये जो आपने लिया, यहाँ पे आपका जो सरफेस है, यहाँ पे इस तरह से स्पॉट बनने लगेंगे। ड्राई स्पॉट मतलब आपने देखा होगा जब भी आप मटेरियल को ड्राई करेंगे तो पपड़ी पड़ती है, इसी को कहा गया ड्राई स्पॉट। अब ये ड्राई स्पॉट बना तो क्या, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ड्राई स्पॉट द मास ट्रांसफर मॉइस्चर इज डिक्रीजेस। ठीक है, अब वो कैसे हुआ, ये जब ड्राई स्पॉट बना, ये देखिए ड्राई स्पॉट है हमारा, ये ड्राई स्पॉट है। अब जब ड्राई स्पॉट बनेगा तो इसका जो मॉइस्चर है वो सरफेस पे नहीं आएगा, क्योंकि अब ये सरफेस क्या हो गया, पोरस नहीं, इम्परमेबियस हो गया। अब ड्राई स्पॉट से क्या हो, मास ट्रांसफर क्या है, ये जो मॉइस्चर यहाँ से रिमूव हो रहा था वो मास ट्रांसफर क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। हीट ट्रांसफर टू ड्राई स्पॉट विल बी यूटिलाइज टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। अब क्या हुआ, हीटिंग कूलिंग बराबर चल रहा था, अब ये ड्राई स्पॉट बन गया। अब ड्राई स्पॉट से क्या होगा, अब इसका जो टेम्परेचर है मटेरियल का, वो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा।
ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ ड्राई स्पॉट इंक्रीजेज एंड हीट ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर रेट फॉल विच कॉल्ड फर्स्ट फॉलिंग रेट। अब जब मास ट्रांसफर डिक्रीज कर गया तो रेट ऑफ ड्राइंग भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो यही सिस्टम जो आपने ग्राफ में देखा, ये इस तरह से इंक्रीज किया, इंक्रीज करने के बाद पहला फॉलिंग आपको मिला, यानी रेट ऑफ ड्राइंग डिक्रीज कर गया। एंड द पॉइंट फ्रॉम विच फेज थर्ड स्टार्ट, जहां से फेज थर्ड स्टार्ट हो रहा है, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था और ये थर्ड है, जहां से फेज थर्ड स्टार्ट हो रहा है उसी पॉइंट को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। मॉइस्चर कंटेंट एंड दिस पॉइंट अपीयर इज कॉल्ड क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट, और इसी को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। एंड पॉइंट डी, जो पॉइंट डी था उसी को हम लोग कह रहे हैं सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट, सरफेस फिल्म वाटर इज कंप्लीटली इवोपरेटेड। ठीक है, तो ये फेज थर्ड हो गया आपका। हॉट एयर आप सप्लाई कर रहे हैं, ड्राई स्पॉट बना हुआ है। ड्राई स्पॉट बनने से क्या हुआ कि अब आपका यहाँ से जो मॉइस्चर वो फ्रीली रिमूव नहीं कर पा रहा है। अब जब रिमूव नहीं कर पा रहा है तो जो मास का जो ट्रांसफर है वो क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। और यहाँ क्या हुआ, इसका टेम्परेचर भी अब क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इस कंडीशन से थर्ड फेज से क्या होता है कि टेम्परेचर आपके मटेरियल का इंक्रीज करेगा, मास ट्रांसफर डिक्रीज किया तो जो रेट ऑफ ड्राइंग है वो भी क्या होगा, डिक्रीज। और यहीं से जो थर्ड आपका जो फर्स्ट फॉलिंग है, सॉरी फर्स्ट फॉलिंग आपका यहीं से स्टार्ट होगा। अब आप रेट ऑफ ड्राइंग क्या होगा, कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा। और जहां से स्टार्ट हो रहा है ये पॉइंट, इसी को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, और इस पॉइंट पे जो मॉइस्चर है उसी को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। अब देखा जाए फेज 4, रेट ऑफ ड्राइंग फॉल्स इवनली मोर रैपिडली देन फर्स्ट फॉलिंग रेट। अब फर्स्ट फॉलिंग रेट से भी ज्यादा तेजी से डाउन हुआ आपका। इन दिस पीरियड द कैपिलरीज आर एम्प्टी एंड नो फिल्म is present on the surface and the moisture takes place only by the diffusion। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि अब कि रेट ऑफ ड्राइंग डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो रेट ऑफ ड्राइंग ज्यादा है लेकिन रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो गया, कम हो गया। तो अब आपका फर्स्ट फॉलिंग सिस्टम आ गया। तो पूरी तरह से समझा, यहाँ पे इनिशियल एडजस्टमेंट हुआ ए टू बी, फिर आपका रेट कांस्टेंट रहा, फिर आपका रेट पहले डिक्रीज किया, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट फॉलिंग। और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, और एक कंडीशन है क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। और डी जो पॉइंट है यहाँ से और तेजी से डिक्रीज हुआ और आ गया पॉइंट टी तक, जिसको कहते हैं इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इन दिस फेज द रेट ऑफ ड्राइंग फॉल एंड इट इज लेसर देन द फर्स्ट फॉलिंग रेट, यानी यहाँ पे भी ड्राइंग रेट डिक्रीज किया। ठीक है, द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड फॉलिंग रेट पीरियड इज कॉल्ड सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट, जहां से स्टार्ट हो रहा है ये, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट। एंड एट द एंड ड्राइंग रेट बिकम 0 एंड दैट इज कॉल्ड पॉइंट ई, एंड द मॉइस्चर कंटेंट एंड पॉइंट इज ई इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। यानी अब ना मॉइस्चर, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट का मतलब क्या हुआ, ना एब्जॉर्ब होगा ना रिलीज होगा। अब यहाँ से मॉइस्चर ना तो एब्जॉर्ब होगा ना तो रिलीज होगा। तो ये आपका ड्राइंग कर्व है, ये आपको ड्राइंग कर्व आपको याद रखना है। 4 फेज आपको मिले, 1 2 3 एंड 4th, 4 फेज हैं। इनिशियल एडजस्टमेंट, कांस्टेंट रेट, फर्स्ट फॉलिंग और सेकेंड फॉलिंग। यूटिलिटी देखें, ड्राइंग कर्व की यूटिलिटी क्या है। अगर आप देखें तो यूटिलिटी क्या गया कि फ्रॉम द ड्राइंग कर्व द टाइम फॉर ड्राइंग अ बैच ऑफ मटेरियल इन सर्टेन ड्राइंग कैन बी एस्टिमेटेड, यानी हम लोग ड्राइंग टाइम को एस्टिमेट कर सकते हैं। साइज ऑफ पर्टिकुलर ड्रायर कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द ड्राइंग अ सब्सटेंस फ्रॉम वन मॉइस्चर लेवल टू डिजायर्ड मॉइस्चर कंटेंट, यानी हम लोग अपने ड्रायर के साइज को भी क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। ड्राइंग रेट का फॉर्मूला देखा जाए, वेट ऑफ वाटर इन सैंपल को डिवाइड करेंगे टाइम्स इन आवर एंड वेट ऑफ ड्राई सॉलिड इन केजी। ये ड्राइंग रेट का हमारा फॉर्मूला है।
तो ये देखें आपका थ्योरी ऑफ ड्राइंग था, जिसमें आपको ये याद रखना है बाउंड वाटर और अनबाउंड वाटर। बाउंड को कहा गया अटैच्ड वाटर था, अनबाउंड को कहा गया था अनअटैच्ड वाटर। बस आपको वेपर प्रेशर के टर्म में याद रखना है। बाउंड वाटर में जो मटेरियल का वेपर प्रेशर है आपके प्योर वाटर के वेपर प्रेशर के से कम होता है, और अगर अनबाउंड में देखें तो वेपर प्रेशर ऑफ मटेरियल और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर यानी प्योर वाटर का बराबर होता है। ठीक है, इसी कंडीशन में आपने ईएमसी देखा था कि वो एक कंडीशन है जब आपका मटेरियल ना तो एब्जॉर्ब होगा ना तो गेन होगा, और इसी कंडीशन पे आपने देखा सॉर्प्शन है और डिजॉर्प्शन है। इसमें बस आपको याद रखना है कि कोई भी मटेरियल हो अगर आपका और एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर गेन होगा कि एब्जॉर्ब होगा, बस इतना याद रखना है। अगर मटेरियल में मॉइस्चर ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, यानी अगर यहाँ ज़्यादा है तो एटमॉस्फेयर में जाएगा, और अगर जस्ट अपोजिट करें मटेरियल है यहाँ पे कम है और एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है तो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब होगा। यानी रिमूव और एब्जॉर्प्शन डिपेंड करेगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ मटेरियल एज वेल एज एटमॉस्फेयर। ठीक है, सॉर्प्शन डिसॉर्प्शन था। इसी तरह से ड्राइंग कर्व हम लोगों को याद रखना है। ड्राइंग कर्व में 4 फेज आपको बताए गए, 1, 2, 3 एंड 4 आपको याद रखना। फर्स्ट इनिशियल एडजस्टमेंट फेज था आपका, कांस्टेंट रेट यानी कांस्टेंट पीरियड था यानी कांस्टेंट फेज था, फर्स्ट फॉलिंग था और सेकंड फॉलिंग। और फर्स्ट फॉलिंग से ही जब सेकंड फॉलिंग की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्रिटिकल पॉइंट कहा गया, इसी को क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट कहा गया। एंड जो लास्ट पॉइंट ई था इसी को कहा गया इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। और ये ग्राफ आपको ऐसे याद रखना है, ये आपका फ्री मॉइस्चर कंटेंट था और यहाँ पे रेट ऑफ ड्राइंग। ये देखेंगे एरो इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में बना हुआ था, वो सिर्फ इसलिए बना हुआ था कि अगर आपने ये आपका इस तरह से ग्राफ होगा, ये आपको याद रखना है। ये जो फ्री मॉइस्चर कंटेंट इसलिए बना गया कि माना गया कि जो मॉइस्चर कंटेंट है स्टार्टिंग में ज़्यादा होगा, धीरे धीरे क्या होगा डिक्रीज होगा। तो यानी ये चीज़ ज़्यादा इसलिए एरो इधर से बना है, और ये चीज़ 1, 2, 3 एंड 4। तो आई होप सो आप लोगों को थ्योरी और रेट ऑफ ड्राइंग आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी अगर क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई कैन ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू।